ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 1 में आपको ध्यान होगा आपने क्या क्या पढ़ा था, है ना। तो उसमें जो कंडीशन हमने लिखवाई थी कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसकी पहली कंडीशन थी कि कम से कम उसमें एक कायरल सेंटर होना चाहिए, है ना। तो उसको हमने बताया कायरल सेंटर कैसे चेक करती है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो है नहीं कि सिर्फ कायरल सेंटर है तो आप कह दोगे ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये हमने बताया था कि अगर उसमें एक कायरल सेंटर है किसी में भी कंपाउंड में, तो ये सर्टेनिटी है, वो निश्चित है कि वो ऑप्टिकल आइसोमर होगा, है ना। लेकिन अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो ये सर्टेनिटी नहीं है कि उसमें वो ऑप्टिकली एक्टिव है। उसके लिए आपको कुछ कंडीशन और भी चेक करनी पड़ती है। तो सेकंड कंडीशन ये था, देखिए कि हम चेक करना आपको सिखाएंगे कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो पहले इस दोनों पे बहस करेंगे। तो आज के हमारे ये 6 टॉपिक हैं, इस पर बनाया गया है लेक्चर नंबर 2। और ये हमारे YouTube का आपको मालूम ही है, चैनल का नाम विज सर शॉर्टकट। इसमें जाके आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करेंगे, है ना। साईं बाबा का नाम ले, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको आपको टिका टिका के पढ़ना है ना। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, पहला लिखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS। बार बार प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लिखेंगे, POS लिख दिया। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। मतलब मॉलिक्यूल डाइसिमेट्रिक होना चाहिए। कहने का मतलब उसकी जो मिरर इमेज बने वो उसके संग ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, है ना। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए। वो मैं अभी बना के दिखा देता हूं। मॉलिक्यूल को कहीं से भी काट दो बीच में से, किसी भी एक्सिस से, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। मतलब चीज दोनों तरफ सेम नहीं आनी चाहिए। एक तरफ से भी अगर सेम आ गई तो आप समझ लेना वो मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब मॉलिक्यूल को कट करो कहीं से भी तो सेम नहीं आना चाहिए दोनों तरफ। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम देख रहे हैं, है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कोई छोटी सी चीज ले लेता हूं, ये C ले लिया, इसको कट करो। ये B ले लिया है, इसको कट करो, तो आप देख रहे हो दोनों तरफ सेम आ रहा, सेम आ रहा। मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन जैसे ये अगर एग्जाम्पल ले लें, ये हमारे पास लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड को आप कहीं से भी काट के देखिए, यों काट दो, यों काट दो, कैसे भी, तो क्या दोनों मॉलिक्यूल जो दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। यों काट दो तो क्या ये दो सेम है? नहीं। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ध्यान रख लो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो करते हैं जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो बस ये आपको चेक करना है। और ये मैंने बता दिया था कि अगर किसी में एक कायरल सेंटर है, पिछले लेक्चर को नहीं खत्म किया था, अगर किसी में एक कायरल सेंटर है तो उसमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें एक कायरल है, कायरल मतलब जिसपे चारों ग्रुप अलग अलग हो, इस पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे POS COS कुछ नहीं चेक करना, ये ध्यान रख लो। अगर किसी में एक कायरल सेंटर है तो ये सर्टेन है, निश्चित है, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, मतलब वो लाइट को रोटेट कर देगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लेकिन अगर कायरल सेंटर एक से ज्यादा है तो फिर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री सब देखनी पड़ेगी, ये नहीं होनी चाहिए, है ना। ये तो आपको चेक करना आना चाहिए प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलिए तो लिख लो इसे, ये लैक्टिक एसिड
जैसे मैं आपके पास ये लिख दूं, सोच के देखिए, इसका नाम है टार्टरिक एसिड। अब कोई आपसे ये पूछ ले, ये टार्टरिक एसिड, इसमें कायरल सेंटर है? यस। चारों ग्रुप अलग अलग हैं, ये अलग, ये अलग, ये अलग, और इस पे ये सारा अलग। सिमिलरली ये भी कायरल है, दो कायरल है। अब दो कायरल है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। तो आप इसको काट दो बीच में से, तो देखो जो चीज यहां है वही चीज आ रही, नहीं आ रही, देखिए। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? इट इज नॉट अ ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को चेक करने का तरीका बीच में से काट दें। अच्छा, इसी में अगर मैं एक कर दूं फेरबदल, मान लो ये OH में इधर कर दूं, H इधर कर दूं, मान लो। अब आप इसे काट दो, तो बताओ सिमेट्री आ रही है? नहीं आ रही। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। टार्टरिक एसिड, लेकिन अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और कायरल सेंटर है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये ध्यान रखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना सीख लो। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि बीच में से काटने पे सिमेट्री नहीं आ रही। तो सिमेट्री का मतलब जो यहां लिखा है वो यहां आ जाए। तो समझ में आ गया प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करते हैं? ठीक है। अब मैं आपको 8-10 एग्जाम्पल दे रहा हूं, उससे हमारी मास्टरी हो जाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। लिखिए, यहां तक क्लियर हो गए? अब ये कुछ एग्जाम्पल नहीं हमने देखी, इन एग्जाम्पल से आपको मालूम पड़ जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करते हैं। मतलब डिटेल में आपको मालूम पड़ जाएगा। तो आप इन मॉलिक्यूल को काट काट के देख लीजिए किसी भी डायरेक्शन में। अगर सिमिलरिटी आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। चेक करें, ये साइक्लोहेक्सेन है, कहीं से भी काट लीजिए, इसमें तो बहुत सारी सिमेट्री है। यों काट दो, सेम आ रहा, यों काट दो, सेम आ रहा है, यों काट दो, सेम आ रहा। तो इसमें POS है, बस हमें यही चेक करना है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसको चेक करिए, काट दीजिए, सिमेट्री आ रही है दोनों तरफ, तो इसमें POS है। इसको काटिए बीच में से, तो बताओ दोनों तरफ सिमेट्री, तो इसमें POS है। इसको काटिए बीच में से, ऐसे काट दो, तो बताओ दोनों तरफ सेम आ रहा। देखो इसके इधर OH एक पोजीशन पे है ना, तो इसका मतलब इसमें सिमिलरिटी। इसको काट दीजिए, कहीं से भी काट दीजिए, जहां से आपको लग रहा है POS है कि नहीं। तो आपने देखा जो यहां पर ऊपर वाला है सेक्शन, वो नीचे वाला है, इसका मतलब इसमें POS है। लेकिन इसको अगर आप काटते हो यों यों, तो लेकिन दोनों तरफ सेम ग्रुप है नहीं, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री सिर्फ चेक करना बता रहे हैं। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, उसके लिए आपको कायरल देखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई POS शो कर रहा है, तो कायरल भी हो तो भी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया पहला स्टेप है कायरल सेंटर चेक करना, जो पिछले लेक्चर में बताया है, जिसको हम असिमेट्रिकल कार्बन एटम भी कहते हैं। कायरल सेंटर का दूसरा नाम क्या है? असिमेट्रिकल कार्बन एटम। वो चेक करेंगे पहले, कायरल सेंटर। अगर एक से ज्यादा कायरल हैं, तो फिर हम उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री का इतना काम नहीं है। सिखा देंगे आपको आज के लेक्चर में, लेकिन उसका इतना बड़ा रोल नहीं है। तो अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है किसी में, तो कायरल सेंटर होना बेकार है ना। तो ध्यान रखिए, एक से ज्यादा अगर कायरल हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर रहे हैं। अब मान लो आपने ये कोई कंपाउंड लिख लिया, चलो ये बना देता हूं, ये ले लीजिए, और इस पर आपने मान लो ये ग्रुप लगा दिया।
बताओ सेम साइड में सेम ग्रुप आ रहा किसी की साइड में, इसको कहते हैं सिस फॉर्म। अगर आप सिस फॉर्म देखो, इसको आप कट कर दो ऐसे, तो बताओ सेम ग्रुप आ रहा है दोनों तरफ, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सिस फॉर्म जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसमें सेम साइड में सेम ग्रुप होता है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। लेकिन अगर मैं इसी की ट्रांसफॉर्म बना दूं, मान लो, है ना, इसी में ले लेता हूं, यहां ले लीजिए कि मान लीजिए इसी में मैंने इसकी ट्रांसफॉर्म ले ली, ये अपोजिट डायरेक्शन। अब आप इसको कट करके देखिए, तो देखें इसमें ऊपर OH H, इसमें जो ऊपर OH था इसमें नीचे। अपोजिट साइड में सेम ग्रुप होते हैं, तो हमने पढ़ा ये ट्रांसफॉर्म। तो इसमें काटने पे सिमेट्री नहीं आ रही, इसमें ये ऊपर है इसमें नीचे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसके। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ट्रांसफॉर्म जनरली शो करते हैं, सिस फॉर्म नहीं करते, क्योंकि उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। समझ में आ गया? इतने एग्जाम्पल आपके लिए बहुत लिख लो। देखिए, तो ये आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया, इसको रब कर दीजिए। अब आपको सिखाने जा रहे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, हेडिंग डाल दीजिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS। इसमें क्या करना है आपको ढंग से समझे। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लिया मैंने, मान लो, इससे जल्दी समझ में आ जाएगा ये एग्जाम्पल। और इसमें कोई ट्रांसफॉर्म ले ली, अभी अभी ली थी आपने, ध्यान हो, ऐसे ले लिया आपने ट्रांसफॉर्म, चलो इधर ले लिया, डायगोनल पोजीशन, है ना, ये। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप सेंटर में खड़े हो जाओ। सेंटर से आपको दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। ये देखो जा रहा हूं, इधर गए और इधर गए। तो अगर सेंटर से इक्वल डायरेक्शन में, ये सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में जाना, इक्वल डिस्टेंस, अपोजिट डायरेक्शन में जाइए, क्या हो, लेकिन क्या होना चाहिए, सेम डिस्टेंस होना चाहिए। देखो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में गया OH, इधर भी OH, इक्वल डिस्टेंस। तो अगर ये ग्रुप सेम दिखाई दे जाए अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल डिस्टेंस, ऐसे इधर आ जाओ। इसमें आपने क्या देखा साहब, ये देखा और ये देखा। अपोजिट डायरेक्शन में देखा आपने सेम ग्रुप है और इक्वल डिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं, लिख लीजिए COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, सेम ग्रुप दिखाई दे, अपोजिट डायरेक्शन में जाइए, सेम ग्रुप है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। आ रहा समझ? ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो समझ लेना इसका मतलब वो, समझ में आ गई बात, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो अब आप देख रहे हो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है, लेकिन अगर मैं इसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री आपसे बोल दूं है, तो अगर आप इसे कट कर दो ऐसे करके, तो इसमें ऊपर OH आ रहा है, इसमें नीचे आ रहा है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक भी चीज अगर इसमें हो गई तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा, दोनों चीज नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लो इसी में मैंने ये ले लिया, अब समझ में तो आइडिया है आपको, है ना। ये लिखा हुआ, कोई आपसे पूछे इसमें बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो बिल्कुल वही चीज, सेंटर में खड़े हो जाओ, अपोजिट डायरेक्शन में चलो लेकिन सेम डिस्टेंस। ये देखो, ये अपोजिट डायरेक्शन,
इक्वल डिस्टेंस पर चले तो सेम ग्रुप दिखाई दे रहा है। ऐसे ही इधर आ जाओ, अपोजिट डायरेक्शन में चलो, इक्वल डिस्टेंस, तो बताओ सेम ग्रुप आ रहा, तो इसको बोलते हैं COS। लेकिन इसको भी बीच में से काटोगे ना तो ऊपर CH3 है, इसमें नीचे CH3, इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना। और देखें एक एल्कीन का भी एग्जाम्पल दिखा देते हैं। मान लो ये लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, आपको मालूम है ये ट्रांसफॉर्म है ना, डबल बॉन्ड है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कार्बन देखो, तो ये बताओ जब सिमिलर ग्रुप डायगोनल पे आ जाती हैं तो इसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं। अब ट्रांसफॉर्म में चेक करो सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, तो बीच में खड़े हो जाओ, बिल्कुल ये यहां खड़े हो जाओ, इक्वल डिस्टेंस चलो अपोजिट डायरेक्शन में तो सेम आ रहे हैं CC, इक्वल डायरेक्शन चलो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, ये और ये, तो इधर भी OH है, इधर भी OH, इधर चलो इक्वल डिस्टेंस, इधर और इधर भी H है, इधर भी H। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में ध्यान रख लो, सिंपल सी बात है, डायगोनल पोजीशन पे सेम ग्रुप देख चेक कर लो, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ट्रांसफॉर्म वाले जो होते हैं जनरली वही सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करते हैं। तो आपको दिख गया भाई, अपोजिट डायरेक्शन कहीं भी चलो सेम चीज आ रही है, इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री। लेकिन अगर बीच में से काट दूं तो आप जानते हो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो रहा है। क्लियर? तो आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री क्लियर हो गया, बस ये कंडीशन ध्यान रखें, और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, ठीक है। अब आप हेडिंग डाल दीजिए, लिखिए एनेंशियोमर्स, देखिए थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एनेंशियोमर्स है ना, D एंड L फॉर्म, डेस्ट्रो एंड लेवो फॉर्म जो थी कंबाइंडली, इसको बोलते हैं एनेंशियोमर्स है ना। डेस्ट्रो और लेवो फॉर्म जो बनेगी उसको कलेक्टिवली दोनों को एक साथ पेयर जो होता है वो एनेंशियोमेरिक पेयर कहलाता है ना। लिख लो इसे, चलो एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे ये मैंने ले लिया लैक्टिक एसिड, सामने इसके मिरर रख दिए, तो बताइए मिरर इमेज कैसी बनेगी इसकी? ये चीज इधर आ जाएगी, ये चीज इधर आ जाएगी, बस। तो ये आपको ऐसे जो झुकाव इस तरफ है वो उस तरफ हो जाएगा, बस। ये इधर था ना, ये हो जाएगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब यहां H आ जाएगा, यहां OH, बस। तो इसको आप चाहो तो इसको आप टेट्राहेड्रली ऐसे लिख सकते हो आपस में। तो अगर मान लो, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ता है कि ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है, तो इसकी मिरर इमेज जो होती है वो लेवो होती है, और अगर इसको लेवो मान लो तो उधर वाली डेक्स्ट्रो है। तो ये जो कंबाइंड ये D एंड L फॉर्म है, इसी के ग्रुप को एनेंशियोमेरिक पेयर बोलती है या एनेंशियोमर्स बोलती है। अब ढंग से देखो, ये इसके ऊपर अगर मैं रख दूं, ऐसे करके रख दूं, तो क्या मिरर इमेज जो है कोइंसाइड कर रही है, ओवरलैप कर रही है? नहीं कर रही है ना।
तो आप जानते हो जिनकी मिरर इमेज कोइंसाइड नहीं करें वही इनेंशियोमर्स कहलाती है। तो यहां लिख लो प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी होती किसकी? ऑफ इनेंशियोमर्स। तो पहला तो ये होता है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करती हैं? रोटेट कर देती हैं, है ना। तो इनेंशियोमर्स जो होते हैं, लिख लो रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट ईदर इन डी, मतलब डैश तो राइट की तरफ, और एल मतलब लेफ्ट डायरेक्शन। तो जो इनेंशियोमर्स होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ रोटेट कर देती है ना। डेस्क और लेवो का मतलब ये। दूसरा ये होता है जो इनकी मिरर इमेज होती है, देखो मिरर इमेज वो ओवरलैप नहीं करती। ओवरलैप का मतलब समझ रहे हैं? सुपर इंपोज नहीं करती। तो कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज should be non-superimposable. Non-superimposable, possible नहीं, impossible, impossible। सुपर इम्पॉसिबल का मतलब होता है ओवरलैप करना, मतलब ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई ये आपके पास हाथ है, ये भी हाथ है, ये देखो आप, तो ओवरलैप कर गया, है ना। थंब के ऊपर थंब आ रहा, इसके ऊपर ये आ रहा सीन, इसे ओवरलैप कहते हैं। ये नहीं करना चाहिए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, है ना। तो ये मिरर इमेज जो बनेगी, जो भी कंपाउंड होगा इसकी मिरर इमेज बनेगी, ये कभी भी इसके संग ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। ये कहलाते हैं इनेंशियोमर्स। तीसरा आप देखोगे इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, तो दोनों सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? रिमेन सेम। दोनों जो डीएल है, इनेंशियोमेरिक पेयर्स हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी कभी कभी डिफर करती है, वो करती कब है स्पेशल केस आपको बताऊंगा, है ना। नहीं तो जनरली आपको ये चीज सेम मिलेगी। तो ये ध्यान रख लो, इनेंशियोमर्स जो होते हैं उसकी ये तीन प्रॉपर्टीज होती है। तो समझ में आ गया इनेंशियोमर्स क्या होती है ना। इनेंशियोमर जो होता है वो डेस्टो और लेवो, इसको कलेक्टिवली इनेंशियोमर्स या इनेंशियोमेरिक पेयर्स कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो भी कंपाउंड है मिरर इमेज, वो उस पर नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, ओवरलैप ना करे, कॉन्साइड ना करे। तो आप देखोगे ये जो है इनको कंबाइंडली इनेंशियोमेरिक पेयर्स या एक और नाम है ऑप्टिकल एंटीपोड्स भी कहते हैं, एंटीपोड्स भी कहते हैं, या एक और नाम इसको इनेंशियोमोर्फस भी कहते हैं, है ना। तो कई सारे नाम लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया बेटे आपको इनेंशियोमर्स। आज का हमारा तीसरा टॉपिक। अब आप लिखो मीजोफॉर्म, हेडिंग डालो। इसको हटा दें। चलो एक एक पॉइंट को ढंग से समझोगे तो सिलेक्शन का कारण बनेगा। देखिए एक बात ध्यान रखिए, एक लाइन बोल रहा हूं, सारी बात समझ में आ जाएगी। वो ये है कि आपको मेहनत करनी है। अगर आप सोचो पता नहीं सिलेक्शन हो नहीं हो, भाई ये तो सब प्रभु के हाथ है। आपको अपना कर्म करना है ना। वो एक शेर है, सुना होगा आपने कि
दो बातों में कहूंगा। एक तो ये कि बेटे जनरली आप देखना जितने भी टॉपर मिलेंगे आपको वो शांत रहती है ना। जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा बर्नौली थ्योरम में कि डीप वाटर रन्स क्वाइट, गहरा पानी जो होता है वो शांत होता है और नदी का पानी हलचल करता है ना। इसलिए ये बातें ध्यान रखें कि बेटे कभी भी, क्योंकि देखो ईश्वर ने हमको क्या करा, 10 जूल एनर्जी दे दी सबको, जाओ बेटा खर्च करो। अब आपने उल्टे सीधे कामों में, बोलने में, एक दूसरे से बात करने में, है ना, फालतू की बात करने में समय खर्च कर दिए, उससे कोई लाभ नहीं है। ये ध्यान रख लो, आप जितना शांत रहोगे आपके अंदर गहराई आती जाएगी, सिंसियरिटी आती जाएगी। वो होता है मेन सिलेक्शन का कारण। शांत रहिए, अपना बिल्कुल जो शेड्यूल बनाया है उसका पालन करिए। ऐसा नहीं शेड्यूल तो बना लिया महीने भर का, 10-10 घंटे का, एक दिन उसका पालन किया, जिस दिन बनाया उस दिन आपके अंदर एनर्जी भरपूर थी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे खत्म होती गई। इसे शेड्यूल नहीं कहते। शेड्यूल का मतलब ये होता है कि आपने सोच लिया कि मुझे दिन में इतने घंटे पढ़ना, उस समय मोबाइल साइड में पटक दो, है ना, और अपना जो एक टारगेट है कि आज मुझे इतना खत्म करना है, उसको टाइम बाउंड मत करो, है ना। उस कमरे से वहां से घड़ी हटा दो, क्योंकि अगर घड़ी रही तो आप समझ लो कभी पढ़ नहीं सकते हो आप। अब टारगेट लेके चलो, हो सकता है वो काम 1 घंटे में हो जाए, हो सकता है वो 3 घंटे में ना हो, बगल में मोबाइल रख लोगे तो वो 5-5 घंटे में नहीं होगा। तो डाइवर्शन ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखें। तो हेडिंग डाल देंगे, लेकिन तो मैं आपको किसी दिन मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगा अपना, 2 बना चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं। तो उसमें कुछ बातें ऐसी बताऊंगा, अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें समय खराब नहीं करेंगे। तो देखिए चौथा टॉपिक आज का है हमारा कि मीजोफॉर्म क्या होती है ना, फिर इसके बाद रेसमिक बताएंगे। तो मीजो में क्या होता है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो आपने ये एग्जाम्पल ले लिया, ऐसे बना लो आप, कोई भी एग्जाम्पल लगा लो, ए और बी मान लो, वो तो समझाना है मुझे। अब आप ऐसा करो, पहले इसमें कायरल चेक करो, कायरल है, चारों ग्रुप अलग अलग हैं, यस। तो आप देखो ये आपके पास 2 कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर हैं। मैंने कहा था एक से ज्यादा कायरल हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब उसमें पीओएस और सीओएस नहीं होनी चाहिए, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, है ना। बीच में से कहीं से काट दो, सिमेट्री नहीं आनी चाहिए। तो आप ये बताओ, इसको अगर मैं यूं काट दूं तो सिमेट्री आ रही नहीं आ रही, इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये कायरल है, लाइट को रोटेट करेगा, लेकिन इसकी वजह से आप देख रहे हो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, इनएक्टिव। ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं इनको मीजो कंपाउंड कहते हैं, मतलब जिसमें कायरल हो लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए, मतलब एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, एक को नहीं कर रहा है। जैसे मान लो ये मैं आपके पास एक कंपाउंड लिख देता हूं, ये ठीक है। अब आप मुझे बताओ क्या ये मीजो है? तो मीजो की पहली कंडीशन क्या है, कायरल होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो पहली कंडीशन क्या है मीजो, लिख लो। पहले हम चेक करेंगे कि कंपाउंड कंटेन क्या होना चाहिए इसके अंदर, है ना, ग्रेटर देन 1 कायरल सेंटर, एक से ज्यादा होना चाहिए। एक में तो चेक ही नहीं करना पड़ता भाई, जिसमें एक कायरल होता वो तो सर्टेनिटी है, ऑप्टिकल आइसोमर है, वो एक्टिव है। तो अगर उसके अंदर एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो, पहली कंडीशन, और दूसरा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। जब होगी तो आप समझ गए मीजो फॉर्म कैसी हो जाएगी। तीसरा आप समझ गए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी, क्योंकि एक्टिव के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अब आप चेक करो,
इसमें कहीं पे कायरल सेंटर है एक से ज्यादा है ही नहीं भाई, सबके ऊपर ये सेम लगा हुआ। तो बताइए कहीं पे कोई कार्बन कायरल है, चारों ग्रुप अलग अलग है नहीं, तो पहली कंडीशन कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये मीजो है ही। मीजो के लिए कायरल एक से ज्यादा होने चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। ये कंडीशन दो जो फॉलो करता है ना, इसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, इसे मीजोफॉर्म कहते हैं। फिर देखिए मैंने आपसे पूछा, ये लिखा होगा ऐसे समझूंगा, ये लिखा है बी आर, ये लिखा है बी आर, ये क्वेश्चन जेई में भी पूछा गया था, ये लिखा हुआ है, अभी बताऊंगा मैं। बताइए क्या ये मीजो है? तो इसमें ये कायरल है, ये कायरल है, चारों ग्रुप अलग, और बीच में से काटने पे क्या आ रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेम आ रहा है। हो गई दोनों कंडीशन फॉलो, मोर देन वन कायरल है और प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये मीजो है ना, इसको कहते हैं मीजो। अच्छा, अगर मैं इसी में पूछ लूं आपसे यही क्वेश्चन कि मान लीजिए ऐसा हो जाए, क्या ये है मीजो? बताइए। कायरल सेंटर एक से ज्यादा है लेकिन बीच में से काटने पे सिमेट्री आ रही है, नहीं आ रही। देखो इधर बी आ रहा है, इधर एच, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है और कायरल भी नहीं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, मतलब मीजो फॉर्म नहीं है, ये डी या एल फॉर्म है ना, इसकी मिरर इमेज ओवरलैप नहीं करेगी, ये इनेंशियोमर्स बनाएगा। समझ में आ गई इनेंशियोमर्स में और मीजो फॉर्म में क्या डिफरेंस? इनेंशियोमर कहते हैं कंबाइंडली डी एंड एल फॉर्म को, वो ऑप्टिकली एक्टिव होती है, मीजो फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। उसकी दो कंडीशन बस देख लो, कर रहा है फॉलो नहीं कर रहा है। अब इसमें एक से ज्यादा कायरल हैं, यस, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं, बीच में से काटने पे सिमेट्री नहीं आ रही, तो समझ लो ये मीजो नहीं है। मीजो के लिए ये दो कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो क्लियर हो गया, ये मीजो फॉर्म है, ये नहीं। हो गया क्लियर? चलिए अब इस पर मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं, ढंग से समझना जरा। और ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन ये है कि आप ब्रोमीनेशन करवाओ, ब्रोमीन और ये सॉल्वेंट है, इसे कहते हैं ब्रोमीनेशन, किसका कराइए? ट्रांस, है ना, ट्रांस टू ब्यूटीन या ट्रांस ब्यूट 2, ऐसे ब्यूटीन 2 या ऐसे ब्यूट 2, इसका ब्रोमीनेशन करवाओ, तो जो चीज बनेगी वो आपको बतानी है कि मीजो है कि नहीं है। आइए, तो आपको करना क्या है, ये ट्रांसफॉर्म, इसको बना लो पहले। ट्रांस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में सेम, ये है ट्रांस टू ब्यूटीन, इसका आपने ब्रोमीनेशन करा है, तो मैं आपको अभी रिएक्शन बता दे रहा हूं, वो आपको नहीं आता लेकिन आपको जो रिजल्ट है वो बताना। इसका जब ब्रोमीनेशन होता है, ब्रोमीन पे रिएक्शन, ये सॉल्वेंट है, तो ये बनता है, एक ही साइड में बी आर आ जाता है। आप देखोगे सिस में अलग चीज बनती है ना, रेसमिक फॉर्म बन जाती, बताएंगे, इसमें ये बन जाता है, मतलब बॉन्ड हटेगा, दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगी, तो सेम साइड में बी आर लग जाती है। अब ये बताओ, ये मीजो है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आप देख रहे हो कायरल एक से ज्यादा है, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेम चीज आ रही है काट में, तो इसको कहते हैं मीजोफॉर्म।
तो यही चीज पूछी गई थी, ये कैसी होती है, ऑप्टिकली इनेक्ट। ये क्वेश्चन जेई में पूछा है। अगर हम इसका ब्रोमिनेशन करवाएं तो जो बनता है, ये ध्यान रखना है, ब्रोमिनेशन पे ट्रांसफॉर्म में क्या बनता है, सेम साइड में मीजोफॉर्म। और रेसमिक में पढ़ोगे तो सॉरी रेसमिक कह रहा हूं, आप जब वो पढ़ोगे सिस फॉर्म, ट्रांस की जगह सिस, तो आप पढ़ोगे उसमें बी आर अपोजिट डायरेक्शन में लग जाता है। अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा तो आप जानते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रह जाएगी, तो वो एनेंशियोमेरिक पेयर बनाएगा डी एंड एल फॉर्म। तो वो बात की बात है, अभी तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये था, सेकंड क्वेश्चन, कि हमारे पास ये लिखा है ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये कह रहा बताओ इसमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैं, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, और कितने इनएक्टिव, ये बताओ। इन दोनों का नंबर बताओ। तो वैसे तो भी मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स के रेडीमेड फार्मूले बताऊंगा, विद इन अ सेकंड आंसर आ जाएगा, लेकिन यहां बना के इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमने एनेंशियोमर्स और मीजोफॉर्म की चर्चा करी है, तो उसको हम समझ रहे हैं डिटेल। देखिए तो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल लिखा है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसे लिख लेंगे। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 2,3 डाइऑल ऐसे है ना, इसके संग एक बॉन्ड है, 3 H और लगा, ये लिखेंगे। अब आप बताइए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यस। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, भाई इस बात की भी प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख। तो ये बताओ अगर मैं ऐसे काटूं बीच में से, एक तो इसमें 2 कायरल है, मोर देन 1, और काटने पे सिमेट्री भी आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका मतलब ये मीजोफॉर्म, और मीजोफॉर्म की जो इमेज देखोगे वो सेम बनती है, आइडेंटिकल होती है ना, अलग तो बनेगी नहीं, सेम चीज बनेगी। भाई ये दोनों OH मिरर के सामने उधर आ जाएंगे, दोनों H इधर आ जाएंगे, सेम चीज। तो ये जो मीजोफॉर्म की मिरर इमेज वो आइडेंटिकल होती है, मतलब ऐसा मत करना इसकी मिरर इमेज को कहो एक और बन गया आइसोमर। तो मीजो होती है ऑप्टिकली इनेक्टिव, जानते हो आप। तो एक तो आंसर हो गया, एक तो ऑप्टिकली इनेक्टिव फॉर्म है जिसका नाम मीजो है। इसको देखें, इसी OH को रोटेट कर दिया। अब ये बताओ इसमें 2 कायरल तो हैं, लेकिन बीच में से काटने पे बताओ सिमेट्री आ रही है, नहीं आ रही। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और कायरल सेंटर 2 है। तो ये किसकी कंडीशन होती है कि कायरल हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ये ऑप्टिकल, आपको मालूम ही एक्टिव होते हैं कंपाउंड। अब मान लो ये डी है, तो इसकी मिरर इमेज जो होगी उसमें इंटरचेंज हो जाएगा, वो एल बन जाएगी। तो इसकी 2 होती है, डी एंड एल। एनेंशियोमर्स का मतलब दोनों बन जाएंगे, इसकी मिरर इमेज उल्टा हो जाएगा। तो 2 हो गई एक्टिव और 1 हो गई इनएक्टिव। टोटल आंसर हो गया, टोटल आइसोमर 3 बने। ये भी जेई में पूछा गया क्वेश्चन। और इसके लिए अभी मैं एक रेडीमेड फार्मूला बताऊंगा, उससे ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, है ना, लिख लो पहले। हो गया क्लियर? चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपने देखे, लिखो। देखिए 5th टॉपिक। तो अभी तक हमने जो पढ़े हैं टॉपिक आपको मालूम ही है। पहला पढ़ा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा पढ़ा है सेंटर ऑफ सिमेट्री, तीसरा पढ़ा हमने एनेंशियोमेरिक पेयर या एनेंशियोमर्स, चौथा पढ़ा हमने मीजोफॉर्म, पांचवा हम पढ़ रहे हैं डाई स्टीरियोमर्स, 6th हम आपको बताएंगे रेसमिक मिक्सचर, और फिर 7th में बताएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। अभी आप 5th देखिए, डाई स्टीरियोमर्स।
ये कुछ नहीं है, इसकी डेफिनेशन है स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं आप जानते हैं, है ना। ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल किसके पार्ट थे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं जो स्पेस के अंदर डायरेक्शन अलग अलग शो करती हैं। देखिए, तो स्टीरियो आइसोमर्स विच not the mirror images of each other, mirror images of each other are called डाइस्टीरियोमर्स। तो डाइस्टीरियोमर्स वो होते हैं जो स्टीरियो आइसोमर्स हो, लेकिन वो मिरर इमेज जो है एक दूसरे की ना बने। जैसे देखिए, इससे बढ़िया शायद एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। ये आपके पास लिखा हुआ है, ये लिखा अभी अभी बताया, आप कहोगे मैं नहीं लिख रहा ऐसे, मैं साहब इसको ऐसे लिखूंगा। दोनों बी आर एक साइड में नहीं लेके, इसमें बी आर इस साइड में ले, भाई अरेंजमेंट ही तो बनाना, ये ले। अब आप इसकी मिरर इमेज बनाओ, इसकी मिरर इमेज तो सेम बनेगी, मीजोफॉर्म है, तो इसकी मिरर इमेज आइडेंटिटिकल होती है, इन्हें अलग नहीं मानते, एक ही। इस वाले में इसको इंटरचेंज कर दिया, तो आप जानते हो इसकी मिरर इमेज बनेगी, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसमें अगर इधर बी आर था, इधर आ जाए, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अगर मैं इसका नाम रख दूं ABC, तो बताओ ये सब स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं, क्योंकि इनमें कायर भी दिखाई दे रहा है आपको। स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब स्पेस के अंदर अलग अलग डायरेक्शन है। तो ये बताओ क्या ये इसकी मिरर इमेज है? नहीं भाई, ये दोनों एक साइड में, मिरर में क्या होगा, बी आर इधर आ जाएंगे, कहां है? तो ये स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं, लेकिन ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं, इसी को कहते हैं डाइस्टीरियोमर्स। तो ए और बी क्या है, कोई पूछ ले, ए एंड बी, तो आप कहेंगे ये है डाइस्टीरियोमर्स। बी और सी पूछ ले तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, और आप जानते हुए कायरल भी मिरर इमेज भी है, तो ये दोनों एनेंशियोमर्स हैं। भाई अगर मान लो ये डी फॉर्म है, तो उसकी मिरर इमेज क्या होगी, एल फॉर्म। भाई डी और एल तो आपको मालूम ही, पोलराइमीटर से मालूम पड़ता है, एक्सपेरिमेंट से, है ना, वैसे थोड़ी बता पाएंगे। अब कोई पूछे ए और सी क्या है, तो क्या ये मिरर इमेज है? लेकिन आप देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्टीरियो आइसोमर्स हो। अब आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा ही होगा, है ना। अब बताओ ए और सी क्या मिरर इमेज है? नहीं। तो ए और सी देखोगे यहां पर, तो वो भी आपस में डाइस्टीरियोमर्स हो। तो डाइस्टीरियोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होती, नॉट द मिरर इमेज। समझ में आ रहा? लिख लो। अब जैसे मैं आपसे कहूं ये मेरे पास ये लिखो, मान लीजिए भाई डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, आपको मालूम है, ये लिखा हुआ है ना, ये सिस फॉर्म है, सेम डायरेक्शन। अब आपको मालूम है सिस और ट्रांस मतलब ज्योमेट्रिकल है, और ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल क्या होते हैं, सोचिए, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स मेरिज्म की तो पार्ट है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल। तो अब आप इसकी मिरर इमेज देख लीजिएगा, है ना। तो आपको मालूम ही है इसकी मिरर इमेज जो है वो आप बनाओगे, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो आइडेंटिटिकल हो। इसका मतलब ये है कि ये डाइस्टीरियोमर्स। तो ध्यान रख लो, ये सिस फॉर्म है और ट्रांसफॉर्म जो भी है, ये कैसी होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स। लिख लो, डाइस्टीरियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स, ऐसे कर, डायास्टीरियोमर्स। चलो
इसको DIA कर लें, डायास्टीरियोमर्स। हो गया क्लियर? तो सिस और ट्रांसफॉर्म भी आपस में क्या है? डाइस्टीरियोमर्स, क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेज तो है नहीं। समझ में आ गई बात? लिख लो। अब मैं आपको बताता हूं रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। लिख लो। देखिए रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है, इस पे 2-3 बार क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। आप क्या करो, इक्विमोलर अमाउंट ले लो। इक्विमोलर अमाउंट मतलब बराबर बराबर 50%। ये क्वेश्चन पूछा गया था रुड़की में, जो आजकल IIT में मर्ज हो गया है। 50% डेक्स्ट्रो फॉर्म ले लो और 50% लेवो फॉर्म ले लो। उसमें ऑप्शन ऐसे ही थे कि रेसमिक मिक्सचर बनेगा 50% डेक्स्ट्रो 50% लेवो, मिक्स कर दो। 80% वो ले लो डेक्स्ट्रो, 20% ले लो लेवो। तो ध्यान रखना है बराबर बराबर लेना। इक्विमोलर अमाउंट ऑफ D and L फॉर्म मिक्स टूगेदर। आपको इन दोनों को मिला देना। 50% ये 50% ये। बताओ डेक्स्ट्रोलाइट को कहां रोटेट करता है? राइट की तरफ। और लेवो समझ में आ रहा है? अगर मान लो इसका एंगल प्लस का 5 डिग्री है तो इसका -5, और दोनों को मिला दो तो नेट क्या होगा? 0 हो जाएगा। मतलब इसमें लाइट सीधी निकल जाती है, कोई डेविएशन नहीं होता। तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गई, नहीं होगी। जैसे मीजोफॉर्म हो रहा है क्लियर? तो डेक्स्ट्रो और लेवो फॉर्म को बराबर बराबर मिला दोगे तो नो डेविएशन टेक प्लेस। नो डेविएशन ऑफ PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, टेक प्लेस। हो गई नहीं इसमें? मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, लाइट सीधी निकल जाएगी। समझ में आ रही है बात? जैसे ये ऑर्डिनरी लाइट, इसको निकोल प्रिज्म से पास कराया, प्लेन पोलराइज मिल गई। अब यहां आपने कंपाउंड रख दिया रेसमिक मिक्सचर, तो ये रोटेट नहीं करेगा, लाइट को मोड़ेगा नहीं, ऐसे नहीं करेगा। लाइट सीधी निकल जाएगी, जैसी थी वैसी रहेगी, एज इट इज रहेगी। लिख लीजिए रेसमिक मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होगी। आ रहा है यहां तक समझ में? तो ये मेन पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। हो गया क्लियर रेसमिक मिक्सचर? चलिए अब रेसमिक के बाद अब हम इसमें ये भी रेसमिक के अंदर समझ सकते हैं कि हमने D और L फॉर्म को इक्विमोलर अमाउंट में मिलाया, बराबर बराबर मिलाया। हम चाहें तो इसको अलग भी कर सकते हैं। तो लिखो रेसमिक मिक्सचर कैन बी रिजॉल्व into D and L फॉर्म। जबकि जो आप मीजो फॉर्म पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, मीजो फॉर्म, उसको आप D और L फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इंटरनल कंपनसेशन होता है। जो वाइब्रेशंस होते हैं, समझ रहे हैं, वो इंटरनली होती हैं, है ना? अभी बताता हूं कैसे। इसमें आप रिजॉल्व कर सकते हैं इसको बाय अप्लाइंग suitable method। suitable method जैसे एक लिख देता हूं, है ना? ये होता है बायोकेमिकल मेथड या एंजाइम सेपरेशन मेथड। ये हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन लिख दिए मैंने,
इन मेथड्स को लगा के आप डी और एल फॉर्म को अलग अलग कर सकते हैं। होता क्या है, जैसे रेसमिक मिक्सचर है, उसमें तो डी और एल फॉर्म बराबर बराबर है, तो उसमें से क्या करो, कोई एंजाइम पास करा दो तो वो क्या करेगा, डी वाली जो फॉर्म है उसको खा जाएगा, तो केवल एल मिल गई, अलग हो गई ना एल। तो ऐसा करता, एक फॉर्म को एब्जॉर्व कर लेता है रेसमिक में से, एक बची रह जाती है, हो गई सेपरेट दोनों। तो ये होते हैं मेथड्स के नाम है, बस ये याद रखना। तो एक पॉइंट तो ये है रेसमिक मिक्सचर होता क्या है। दूसरा पॉइंट ये था कि रेसमिक फॉर्म को हम अलग अलग कर सकते हैं। तीसरा, इसमें क्या होता है, इसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है। मतलब एक दूसरे को जो नलीफाई करते हैं, कंपनसेट करते हैं, ये वो आपको दिखाई देगा बाकायदा, है ना। जबकि मीजो फॉर्म में क्या होता है, इंटरनल, यहां देख सकते हो आप लोग। मीजो फॉर्म में क्या था, जैसे आपने मान लो ये बनाया टार्टरिक एसिड, इसमें क्या होता है आप देखोगे, इसका जो अपर हाफ है ये वाला, मान लो ये ऐसे रोटेट कर रहा है एच से OH, तो जो लोअर हाफ है एच से OH, तो बताओ ये क्लॉकवाइज है ये एंटी क्लॉकवाइज है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कौन है ये, मीजोफॉर्म, क्योंकि तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बताई थी मैंने, कायरल सेंटर एक से जा रहा है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मीजोफॉर्म है। तो मीजोफॉर्म भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, रेसमिक फॉर्म भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, दोनों ही लाइट रोटेट नहीं करती। ये सिमिलरिटी है। डिसिमिलरिटी क्या है, आप देखोगे कि रेसमिक मिक्सचर जनरली आपको उसमें मिलेगा जिसके अंदर कायरल सेंटर 1 होता है ना। जैसे आपने एग्जाम्पल देख लिया था लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड है ना, इसकी फॉर्म थी डी और एल, मिरर इमेज, दोनों को कंबाइन कर दो तो नेट रोटेशन 0 हो जाए। तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी, लेकिन इसमें होता है इंटरनल, ये इंटरनली होता है, ये इसको कैंसिल कर देता है, इसमें इंटरनल कंपनसेशन होता है, ये ध्यान रखना। जबकि रेसमिक में एक्सटर्नल, तो ये दोनों में डिफरेंस है। सिमिलरिटी है, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मुझे लगता है यहां तक आपकी समझ में आ गया है। अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या कोशिश करेंगे इसी में बता देते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं, वही सबसे स्पेशल चीज है हमारे लिए। लिख लो इसमें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटे कैसे ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसकी आपको शॉर्टकट की बताएंगे, इससे आप विद इन अ सेकंड आंसर बता देंगे कैसे ऑप्टिकल आइसोमर निकाले जाते हैं। तो इसके लिए जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकाले जाते हैं, तो आपको शॉर्टकट की बताई थी, ध्यान आ रहा, फार्मूले बताए थे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने के। अपने पिछले लेक्चर में वीडियो देख सकते हो आप, मालूम ये यूट्यूब में ये चैनल लिखो और उसमें लिख लो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना, तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। मैंने एक ही वीडियो में सब डाल दिया है ना, उसमें 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लिखोगे तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन अ गिवन कंपाउंड। ऐसे ही आज हम आपको ऑप्टिकल आइसोमर निकालना बता रहे हैं, तो हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। देखो इसके 3 केस हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल के भी 3 केस हैं। पहला ये है कि अगर मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए अनसिमेट्रिकल, मतलब इसे बीच में से काटो तो सिमेट्री नहीं आनी चाहिए। तो लिख लो इफ मॉलिक्यूल, इफ लगा लो आगे, कैसा हो, अनसिमेट्रिकल, that is it should not divided into 2 equal half,
तो केस 1 ये है ना। तो आप समझ लो, जो ऑप्टिकल आइसोमर होता है उसका फार्मूला तो एक ही होता है, A+M। इसमें A जो होता है वो होते हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, जो आप जानते ही हो D एंड L फॉर्म, जो लाइट को रोटेट कर देंगे। और M जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मीसोफॉर्म, जो कि होती है ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म। तो इससे आपको एक्टिव और इनएक्टिव भी मालूम पड़ जाएंगे, है ना। देखिए, तो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी मॉलिक्यूल को बीच में से काटने पे सिमेट्री नहीं आ रही तो उसका फार्मूला ये होता है। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लें, बस ये याद रखना। इसमें जो A है उसका फार्मूला होता है ये, और मीसोफॉर्म होती है उसकी G। तो इनको अगर मैं यहां पुट कर दूं तो ऑप्टिकल आइसोमर का फार्मूला ये हो गया, नहीं हो गया? ये एक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव। एग्जाम्पल जैसे मैंने लैक्टिक एसिड लिया, बताइए लैक्टिक एसिड का फार्मूला ये है, बताओ। इसमें एक कायरल है, N क्या है? नंबर ऑफ कायरल, लिख लो। N जो है वो नंबर ऑफ कायरल कार्बन, जिसको हम असिमेट्रिकल कार्बन भी कहते हैं। अब इसमें एक कायरल है और इसको कहीं से भी काट दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं, तो इसमें क्या करना, काटने पर इक्वल हाफ नहीं आना चाहिए। तो कहीं से काट लो, बराबर नहीं आ रहा, और कायरल एक है, तो ये फार्मूला लगा दो, है ना। 2 to the power 1। तो इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। उनमें से एक्टिव फॉर्म कितनी होंगी? A मींस एक्टिव, एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म होता है 2 to the power n, n की जगह 1 कर। इनएक्टिव कितनी है बताइए? मीसोफॉर्म जिसे कह रहे हैं। इनएक्टिव फॉर्म कितनी? m। ये हमेशा 0 होता है इसके अंदर। आंसर आ गया। तो ये टोटल ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का फार्मूला है ना। अगर इसमें सिमेट्री नहीं आए कहीं से भी काटने पे और कायरल आ रहा है, तो यहां फार्मूले में रख दो उठा के, ये फार्मूला ऑप्टिकल आइसोमर का। मीसोफॉर्म इसमें हमेशा 0 होती है, क्योंकि आपको मालूम है मीसोफॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, इसमें तो है नहीं। तो मीसोफॉर्म हमेशा 0 होगी। एक्टिव फॉर्म जो है D और L फॉर्म, उसका फार्मूला है 2 to the power n, where n is the number of chiral, 1 है। क्लियर हो गया? लिख लें, है ना। जैसे कि क्वेश्चन और बना लें आपको, तो मान लो पेपर में ये लिखा होगा, ये लिखा हुआ ऐसे कुछ बना दिया। अब आपसे कोई पूछे इसके आप बताओ कितनी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है और कितनी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर है। तो आप जानते हो ये कार्बन कायरल है, इस पे चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए, और तो कोई कायरल नहीं है, और इसको कहीं से भी काट दो सिमेट्री नहीं आ रही है, तो फार्मूला ये वाला लगा। अब इसमें कायरल 1 है तो यहां 1 रख दो, तो एक्टिव फॉर्म 2 हो गई, मीसो 0 हो गई, टोटल A+ है। यही आ गया, नहीं आ गया? 2 आंसर है। तो इसकी कितनी बनेगी एक्टिव फॉर्म? 2 to the power n, मीसो फॉर्म 0, टोटल दोनों का सम। हो गया क्लियर? देखिए, सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल मान लीजिए सिमेट्रिकल होता है,
बिल्कुल वैसे ही है जैसे ज्योमेट्रिकल है। तो सेकंड में क्या देखेंगे, इफ मॉलिक्यूल कैसा हो, सिमेट्रिकल, दैट इज इट कैन बी कट इक्वली। समझ में आ रहा? आप इसको बीच में से काट दो, दोनों तरफ सिमेट्री आएगी। तो इसके दो केस हैं। पहला, अगर इसमें n कायरल कार्बन जो है वो इवन हो जाए, इवन हो जाए, देखो तो फार्मूला बस ध्यान रखना है, और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर फार्मूला भी बताया था मैंने। बस ये ध्यान रखना, ए का फार्मूला ये होता है और एम का फार्मूला ये होता है। पिछले वाले में ए 2 to the power n था, एम 0 था। ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का फार्मूला ये है जिसमें से एक्टिव फॉर्म जो है ए वो ये होती है और मीजो फॉर्म इनएक्टिव ये होती है। एग्जाम्पल के बिना समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो मैंने ये दे दी, ये लिखा हुआ है टार्टरिक एसिड। अब पेपर में किसी ने कहा बताओ इसमें कितनी टोटल आइसोमर बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर बताओ, उसमें से बताओ कितनी एक्टिव है, इनएक्टिव कितनी। ये फार्मूला लगा दो, एक्टिव ये है, इनएक्टिव ये। तो बताओ इसमें कायरल कितनी है, 2, और क्या बीच में से काटने पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है? देखो वो कह रहा है इट कैन बी कट इक्वली, प्लेन ऑफ सिमेट्री, बल्कि बीच में से काटने पर इक्वली कट करना चाहिए। मतलब जो चीज यहां लिखी हो वो यहां लिखी हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देखनी, इक्वली कट करना चाहिए। बीच में से काटने पे दोनों तरफ सेम ग्रुप नजर आ रहे, वो आ रहे हैं इसके अंदर, है ना? तो इसे लगा। तो बताओ कायरल कितने हैं, 2। तो टोटल आइसोमर 3 बन गए ऑप्टिकल। इसमें से ए कितने, एक्टिव फॉर्म कितनी है, ये वाली। इनएक्टिव कितनी है, ये वाली। तो ये 2 है, इनएक्टिव 1 है, टोटल। बस 1 मिनट में आंसर आ। तो टार्टरिक एसिड के 3 आइसोमर बनेंगे जिसमें से 2 एक्टिव होंगे, 1 इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव वाले को मीजो बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अगर मान लो यहां पर इसी में नेक्स्ट ये ऑड होता है, मतलब बीच में से कट करने पर सेम ग्रुप तो नजर आए, इक्वली कट कर जाए, लेकिन एन जो है वो ऑड हो जाए। लेकिन तब क्या करेंगे? तब यही फार्मूला आपको ऐसे दिखाएंगे, लिख लो। तो इसमें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर का फार्मूला तो यही होता है, बस ए और एन ध्यान रखना है। तो इसमें ए जो होता है वो ये है ना, ये, और एन जो होता है वो ये होता है, यही वाली चीज। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये कट जाएगा, ये रह जाएगा। तो ध्यान रखें, अगर कायरल उसके अंदर ऑड है, 1 है, 3 है, 5 है, और इक्वली कट कर रहा है, तो आप ये फार्मूले लगाएंगे। ये ध्यान रखने हैं बस। एन क्या है, कायरल सेंटर। लेकिन अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं जहां से आपको ये तीनों एकदम क्लियर हो जाएंगे। लेकिन देखिए, तो कुछ आइसोमर्स कंपाउंड्स के निकालेंगे ऑप्टिकल, तो आपको ये फार्मूले एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए पहला सवाल, ये मेरे पास लिखा है CH3 CHOH होल ट्वाइस COOH।
है ना। दूसरा सवाल मेरे पास लिखा है CH2OH, CHOH, CH2OH। तो चलो ये पहले दो लेते हैं, फिर इसके बाद दो और ले लेंगे। लिखिए लिख लिया। चलिए तो आप इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले सवाल, सबसे पहले इसको ऐसे लिखिए CHOH, CHOH, COOH। बताइए कार्य कितने हैं इसके अंदर? दो। बीच में से काट दूं तो क्या सिमेट्री है, मतलब सेम ग्रुप आ रहा है? यस। तो n क्या है? कार्य कितने? दो। तो जब सिमेट्री आ जाती है, अभी अभी बताया था, और n इवन हो जाए, कायरल इवन हो जाए, दो हो गए। तो बताइए a क्या होता था? याद है m कितना होता था? मीसोफॉर्म। और टोटल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर कितने थे? दोनों का सम। बस खत्म सब। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, सिमेट्री नहीं आ रही है इसमें, ये ध्यान नहीं दिया हमने, सॉरी, है ना। तो सिमेट्री नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल। मैं समझा था ये CO है। एक मिनट रुक। तो बताइए इसे काटने पर आपने देखा ये अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल का तो एक ही फार्मूला होता है, आपने पढ़ा है। ये मीजो तो जीरो, ऑप्टिकल आइसोमर। ए होता है इतना, ये इतना होता है, यहां रख दो, आंसर आ गया। तो इसका मतलब इसकी एक्टिव फॉर्म कितनी है? 4। मीजो कितनी होती है जब भी ये हो अनसिमेट्रिकल? इसमें इवन और तो देखते नहीं, 0। और टोटल आइसोमर कितने बन गए हैं? 4। एक क्वेश्चन पहले ये करा दूं फिर बताऊंगा, तो इसको लिख लो आप। लिख लिया? चलो यहां देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है 4 बार CHOH लिखा है, तो कैसे भी लिख लो, आपकी इच्छा है। और उसके बाद फिर CH2OH, ये लिखा है 4 बार है। अब ये बताइए अगर मैं इसे बीच में से काट दूं, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 कार्बन है, तो बताओ सिमेट्री आ रही है? सब सेम है। तो जब सिमेट्री आ जाती है, आपको मालूम है, तो दो केस है, इवन और ऑड। तो बताओ यहां n इवन आ रहा है। देखो पहले चेक कर लेते हैं, ऐसे नहीं, इस पर चारों ग्रुप अलग अलग है, ये 3 और 1 4। इस पर चेक करो, ये अलग, ये अलग, ये अलग, वो अलग। ऐसे इसको चेक कर लो, इसको चेक कर लो, तो इसके अंदर n इवन आ रहा है, 4 आ रहा है। तो बताओ जब मॉलिक्यूल को काटने पे सिमेट्री आ जाए और n इवन आ जाए, तो फार्मूला क्या बताया था अभी याद है? ऑप्टिकल आइसोमर का A क्या होता है? ये M क्या होता है? ये। तो यहां पर आप 4 रख दो, है ना। तो यहां 4 रख दोगे तो क्या आ जाएगा? सोचिए, तो आपके पास 10 आइसोमर बन जाएंगे। और 10 में से एक्टिव कितने हैं? 2 का पावर क्यूब 8 है, और 2 कैसे हैं? इनएक्टिव। तो लिख लो A आ रहे हैं 8, M आ रहे हैं, ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव। तो बस रेडीमेड फार्मूले हैं, तुरंत आंसर आ जाएगा। लिख लो। मान लो एक एग्जाम्पल मैंने और लिया, ये है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? CHO, CHOH, 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 ऐसे लिखिए, और CH2OH, ये ग्लूकोज।
अब आप देखो इसमें टोटल 6 कार्बन है, बीच में से कट कर बताओ सेम आ रहा नहीं आ रहा, ऊपर CHO है नीचे CH2H, तो ये अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का एक ही फार्मूला होता है ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का, याद होगा, मीजो तो 0 होती है इसमें। अब बताओ ये कायरल है, चेक कर लो, तो इसमें 4 कायरल है, तो आंसर है इसके 16 आइसोमर बनेंगे। वो कैसे होंगे? एक्टिव। मीजो इनएक्टिव क्या होंगी? 0। 1 मिनट में आंसर आ जाए। और देख तो रेडीमेड फार्मूले लगाना आप सीख गए। मान लो पेपर में फ्रुक्टोज आ गया, है ना, फ्रुक्टोज लिख ली। अब उसका फार्मूला ये होता, बीटा कीटो ग्रुप होता। ये फ्रुक्टोज है, तो बताओ इसको बीच में से कट कर दूं, सिमेट्री आ रही है? नहीं आ रही है, ऊपर कीटोन है नीचे नहीं। अब इसमें कायरल कार्बन चेक करो, तो ये तो डबल से जुड़ा है, कायरल नहीं, इस पर 2 H आ रहे हैं, नहीं, ये कायरल है, चारों अलग है, ये और ये भी नहीं है, 2 H, तो 3 कायरल है और सिमेट्री नहीं है। तो जब सिमेट्री नहीं हो तो फार्मूला आपको मालूम ही है क्या होता है, ये 2 to the power n, इनएक्टिव 0, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। तो बताओ इसमें कितने हैं कायरल? 3, तो आंसर है 8 आइसोमर टोटल हो जाएंगे, जिसमें से एक्टिव फॉर्म 8 है, इनएक्टिव 0। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लिख लो, और भी बताएंगे, घबराओ मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है मेरे पास डाइक्लोरो प्रोपेन, इसमें बताओ टोटल आइसोमर कितने, और बताओ ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे। ये दोनों बताने, टोटल भी बताने ऑप्टिकल भी। तो डाइक्लोरो प्रोपेन कैसे बनाओगे? प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन। अब बताओ 2 क्लोरो लगेंगे, तो ये भी हो सकता है दोनों क्लोरो एक पे लग जाए, ये भी हो सकता है बीच में लग जाए, भाई इधर लगे या इधर लगे बात ही थी। और ये भी हो सकता है कि एक यहां लग जाए, एक यहां लग जाए, और ये भी हो सकता है यों लग जाए दोनों। समझ में आ रही है बात? तो इनको आप बैलेंस कर लो, इसके संग एक बॉन्ड है, 3 H और लगा दो, इसके संग 2 है, 2 लगा दो, इसके संग 3 बॉन्ड है, 1 H लगा दो। ऐसे ही इसको कर लो, इसको भी ऐसे ही बैलेंस कर लो, एक बॉन्ड है, 3 H, ऐसे सबको आप सेटिस्फाई करा दो। इसके संग 2 बॉन्ड है, 2 H, इसके संग 2 है, ऐसा बना दो। अब इसमें पहले ढूंढो भाई ऑप्टिकल के लिए कायरल होना चाहिए, इसमें कायरल है नहीं है, 2 सेम, मतलब कायरल की बात कर रहा हूं, ऑप्टिकली कायरल चाहिए, इसमें है नहीं है, 2 सेम है, कायरल नहीं। इसको देखो, ये आ गया, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो इसमें एक कायरल है। इसको देखना बेकार है, 2 सेम, तो इसमें कायरल कार्बन 1 है। और जब कायरल 1 होता है आपको मालूम है भाई काटने पे सिमेट्री नहीं आ रही है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का फार्मूला ये होता है, ये AOT है, ये MOT, और इसमें एक कायरल है, यहां रखो, तो इसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। डेक्सट्रोइड लिखो,
दोनों एक्टिव फॉर्म होती हैं। इसकी ऑप्टिकल नहीं बनेगी, इसकी नहीं बनेगी। इसकी देखो, देखो इस वाले पे दो सेम नहीं, इस पे भी दो सेम है नहीं, इस पे दो सेम है नहीं। आ रहा है समझ? तो आपने देखा ऑप्टिकल कितने बने, दो बने। अच्छा, अगर मैं पूछूं टोटल कितने बने ऑप्टिकल और चैन सब मिला के, तो 1 2 3 और 2 इसके बन रहे हैं डेक्स्ट्रोलेव, तो अलग अलग है दोनों, तो टोटल 5 आइसोमर बने। इसके 2 बनेंगे डेक्स्ट्रोलेव, इन सबका एक एक एज इट इज बनेगा, क्योंकि इनका ऑप्टिकल तो बनेगा नहीं। तो 2 1 1 1 5 आइसोमर। आ रहा है समझ? लिख लीजिए।